Basic terms related to waves. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the basic terms related to waves. Wave क्या है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेव को स्टडी किया. वेव इज बेसिकली किसी भी मूविंग सब्सटेंस के अंदर, मूविंग मटेरियल के अंदर, जैसे वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करा देते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होती है, जो भी चेंजेस आते हैं उसको वेव कहा जाता है. वेव इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन एनी सब्सटेंस. अगर वाटर है, वाटर मूव कर रहा है, आप उसके अंदर कोई पत्थर फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, उसके सराउंडिंग में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. वेव्स के साथ कुछ बेसिक टर्म्स रिलेट करती हैं, उनको हमें स्टडी करना है. सबसे पहले जो टर्म हम स्टडी करेंगे दैट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ एक बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम वन क्रस्ट टू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्रस्ट और वन ट्रफ टू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रफ. ट्रफ और क्रस्ट क्या है? अगर वेव को आप डायग्राम के अंदर देखें तो एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको क्रस्ट कहा जाता है और नीचे वाला जो एरिया है उसको ट्रफ कहा जाता है. तो एक वेव कंप्लीट कब होती है? जब उसके अंदर एक क्रस्ट भी होती है और एक ट्रफ भी होती है. जिस पॉइंट से आप उसको शुरू करें वहीं पे आके जब वो खत्म हो जाती है तो उसको वन वेव कहते हैं. एक वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ का होना जरूरी है. अब आप देखेंगे वेवलेंथ को तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एक क्रस्ट से लेके नेक्स्ट जो उस वेव के अंदर नेक्स्ट क्रस्ट आती है, एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ. या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक, कंसेक्यूटिव ट्रफ तक जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन यूज होता है वो लैम्डा का है. लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f. v हमारे पास स्पीड है और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. ये इसका फॉर्मूला है. और अगर इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है. आप इसको इजीली मेजर भी कर सकते हैं. वेवलेंथ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट में से, एक जगह में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. आपको दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं. ऊपर वाले डायग्राम में क्या है? 2-4 वेव्स है, तो उसका मतलब है कि वो एक जैसा डिस्टेंस है लेकिन उसमें से 2 से 3 वेव्स गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है. लेकिन नीचे डिस्टेंस सेम है लेकिन उसके अंदर से जो वेव्स पास कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वेव्स के ऊपर. नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. अगर इसका यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज. EZ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और F से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके यूनिट को AZ से रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद हम इसके फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V ओवर लैम्डा. V हमारे पास स्पीड है और लैम्डा हमारे पास, जो हमने इससे पहले टर्म को स्टडी किया, डिस्टेंस है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद हम देखते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड एक वो टाइम है जिसके अंदर एक कंप्लीट वेव या फिर एक वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है. जब एक वेव का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वेवलेंथ जितनी भी हो, एक खास टाइम पीरियड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वेव को जितना टाइम चाहिए वो क्या है? वो उसका टाइम पीरियड है. तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट अ वन साइकिल. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक वेव को जितना टाइम चाहिए वो उसका टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड को T से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज पिच. पिच इज बेसिकली द डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन लो एंड हाई साउंड. अगर कोई लो साउंड है या कोई हाई साउंड है तो वो किस तरह से डिफाइन होती है? वो पिच से डिफाइन होती है. पिच बेसिकली किसी की आवाज़ की बारीकी या फिर उसका जो कहते हैं कि इसकी आवाज़ बारीक है, इसकी मोटी है, तो ये किस वजह से होती है? ये पिच की वजह से होती है. पिच रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी के साथ. एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी, और अगर वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके अंदर से नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा पास कर रही हैं, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसकी फिर पिच भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हम फिनोमेना देखते हैं
एम्पलीट्यूड का। अगर एम्पलीट्यूड को स्टडी किया जाए तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से जो अपर क्रस्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आप डायग्राम देखें, डायग्राम में एक सेंट्रल लाइन है, उस लाइन के ऊपर वेव बन रही है, तो वो सेंट्रल पॉइंट से लेके जो मैक्सिमम हाइट जा रही है क्रस्ट तक या मैक्सिमम हाइट आ रही है ट्रफ तक, उस डिस्टेंस को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो यूनिट है वो मीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो है लाउडनेस। लाउडनेस भी रिलेट करती है एम्पलीट्यूड के साथ। अगर एक वेव बनाएं जिसका एम्पलीट्यूड कम है और एक वेव बनाएं जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो वो उसके साथ जो साउंड प्रोड्यूस होगी या फिर जो उसकी लाउडनेस होगी वो किसके ज़्यादा होगी, जिसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है लाउडनेस। लाउडनेस किस साउंड की ज़्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर एक वेव बन रही है और उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो इस तरह से इन सब टर्म्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। स्टेबलाइज, अल्लाह हाफिज़।